लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है वो क्या क्या काम करता है। तो इंडिया के अंदर आरबीआई है, तो आरबीआई क्या क्या काम करता है उसको हम पढ़ रहे थे। और ये जो टॉपिक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड के एग्जाम में ये टॉपिक देखा गया है, इसमें से आता ही आता है क्वेश्चन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको ये हमें करके ही जाना है घर से, ठीक है। तो पहला हमने फंक्शन क्या पढ़ा, सेंट्रल बैंक क्या होता है, बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू का मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर किसके पास अथॉरिटी होती है करेंसी को इशू करने की, वो होती है सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है। किसके पास अथॉरिटी होती है, सेंट्रल बैंक के पास। तो एक अकेला अधिकार होता है सेंट्रल बैंक के पास कि भाई वो नोट इशू कर सकता है, करेंसी इशू कर सकता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, सेकंड फंक्शन, सेंट्रल बैंक क्या होता है, बैंकर टू गवर्नमेंट। जैसे हमारा बैंक भैया कमर्शियल बैंक के अंदर खाता खुला हुआ है, वैसे ही सरकार का बैंक कहां पर है, सरकार का बैंक का काम कौन करता है, आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए क्या क्या काम करता है, एज अ बैंकर, एज अ एजेंट और एज अ एडवाइजर, ये तीन काम करता है। एज अ बैंकर क्या काम करता है, तो सरकार का जो भी ट्रांजेक्शन होता है, पैसा लेना पैसा देना, ये सब बैंकर, एज अ बैंकर सरकार के लिए काम करता है आरबीआई। और एज अ एजेंट क्या काम करता है, सरकार की कोई भी सिक्योरिटीज है उसको खरीदता है बेचता है, वो काम करता है। और एज एडवाइजर फाइनेंशियल, बैंकिंग और मॉनेटरी से रिलेटेड एडवाइज करता है कि सरकार को ये डिसीजंस लेने चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, बैंकर्स बैंक। आरबीआई जो होता है यानी जो सेंट्रल बैंक होता है वो बैंकों का भी बैंक होता है, ठीक है। इसीलिए इसको दादाजी कहा जाता है। कमर्शियल बैंक बच्चे हैं, लेकिन ये क्या है, दादाजी। तो जितने भी एक कंट्री के अंदर कमर्शियल बैंक चल रहे हैं उसकी देख रेख करना, भैया वो सही से काम कर रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है, कोई घपलाबाजी तो नहीं कर रहा है, तो वो सुपरवाइज कौन करता है, आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक, ठीक है। और सेंट्रल बैंक जो होता है वो कुछ पॉलिसीज बनाता है जो कि जितने भी बैंक हैं उन सबको माननी पड़ती है। और वो पॉलिसीज या गाइडलाइंस कब बनाता है, जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति होती है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, डिफ्लेशन यानी मंदी, बहुत सारी चीजें सस्ती हो जाती हैं, उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। और इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। तो उस केस में सेंट्रल बैंक कुछ पॉलिसीज बनाता है, वो हर बैंक को माननी पड़ती है। फोर्थ पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या होता है, कस्टोडियन होता है। कस्टोडियन मतलब देखभाल करने वाला, किसका, नेशनल रिजर्व की देखभाल करता है और इंटरनेशनल करेंसी। नेशनल रिजर्व के अंदर क्या क्या आता है, कंट्री का गोल्ड और जो भी उसका पैसा वगैरह होता है कंट्री का। और इंटरनेशनल करेंसी डॉलर पाउंड ये सब इंडिया के पास है, तो उस सबको देख रेख कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है, ठीक है। फिफ्थ फंक्शन हमने क्या पढ़ा था, सेंट्रल बैंक का काम है क्लियरिंग हाउस फंक्शन भी कहा जाता है, यानी कि जो भी चेक्स वगैरह होते हैं, आप कमर्शियल बैंक में चेक जमा करवाते हैं, वो सब कौन क्लियर करके देता है, सेंट्रल बैंक क्लियर करके देता है, इसीलिए इसको क्लियरिंग हाउस फंक्शन भी कहा जाता है। सिक्स्थ पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को जरूरत पड़ती है कभी भी पैसों की या किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, तो अंत में कौन उसके काम आता है, आरबीआई, सेंट्रल बैंक काम आता है। ये जयपुर वाली कहानी याद रखना, ठीक है। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सेवंथ पॉइंट, क्रेडिट कंट्रोल। आरबीआई का काम होता है पैसे को कंट्रोल करना। कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम पैसा भी नहीं होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। तो उस चीज को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, आरबीआई का। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट का मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, मनी। क्या बोला जा रहा है, मनी, ठीक है। तो क्रेडिट कंट्रोल यानी पैसे को कंट्रोल कैसे करता है, मार्केट के अंदर पैसा कैसे कंट्रोल करता है आरबीआई। तो इसके दो चीजों से कंट्रोल करता है, एक है क्वांटिटेटिव मेथड और दूसरा है क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर यहाँ पर आप कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे, क्या, तो क्वांटिटेटिव मेथड क्या होता है, क्वांटिटेटिव मेथड में पहला हमने क्या बताया, यहाँ पर बैंक रेट देखेंगे हम, बैंक रेट क्या होता है, रेपो रिजर्व रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो क्वांटिटेटिव मेथड में हम इन सब सारे तरीके से
क्रेडिट कंट्रोल करेंगे, यानी पैसे को मार्केट के अंदर कंट्रोल करेंगे। और क्वालिटेटिव मेथड में क्या है, ये हमारे कुछ 4 हैं, यानी टोटल 9 तरीके होते हैं जिससे आप मार्केट में पैसे को कंट्रोल करते हैं। आप नहीं, आरबीआई मार्केट के अंदर पैसे को कंट्रोल करता है। अब एक एक करके हम इन 9 चीजों को समझते हैं कि क्या क्या होता है। तो अब ध्यान से फोकस होकर सुनना। पहला हमने क्या देखा, बैंक रेट। सबसे पहले समझो बैंक रेट होता क्या है। तो आइएगा यहाँ पर हम डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको। तो बैंक रेट क्या है समझिएगा। चलो इसको यहाँ से ही पढ़ लो। तो क्या बताया जा रहा है, बैंक रेट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड्स टू कमर्शियल बैंक जनरली फॉर अ लॉन्ग पीरियड, इट इज नोन एज डिस्काउंट रेट या बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, वो इंटरेस्ट का रेट, जैसे अब क्या होता है, आप बैंक से लोन लेते हो, कमर्शियल बैंक कोई भी एचडीएफसी बैंक है या कोई भी कमर्शियल बैंक है, वो आपको लोन देता है किसी ना किसी इंटरेस्ट पे, 10% 12% जितना भी देता है। अब ये जो लोन होता है ना, इसी प्रकार से कमर्शियल बैंक भी किससे लोन लेता है, आरबीआई से लोन लेता है पैसा। तो आरबीआई से जो पैसा लोन ले रहा है, आरबीआई भी उससे क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है, ब्याज लेता है। जैसे आपसे ये कमर्शियल बैंक ब्याज ले रहा है, वैसे ही आरबीआई भी कमर्शियल बैंक से ब्याज लेता है। तो बैंक रेट क्या होता है, ये जो ब्याज है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। अब इस ब्याज की दर को अगर मैं बढ़ा दूं, क्या कर दूं, इस ब्याज की दर को पहले 5% था, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, 10% कर दिया। तो कमर्शियल बैंक को यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो क्या मार्केट के अंदर लोग लोन लेंगे। समझो, ध्यान से समझना कि पैसे को कंट्रोल कैसे किया जा रहा है। अभी मैंने कहा कि मार्केट के अंदर पैसा बहुत ज्यादा है, ठीक है। पैसा बहुत ज्यादा कैसे कि कमर्शियल बैंक क्या कर रहे हैं, लोगों को लोन पे लोन दिए जा रहे हैं, तो मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा हो गया। तो अब इससे क्या, अब आरबीआई क्या कर रहा है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो आरबीआई क्या करेगा, अपना जो बैंक रेट है उसको बढ़ा देगा। बैंक रेट का क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन पे, कौन से लोन पे, लॉन्ग टर्म लोन पे जो इंटरेस्ट आरबीआई रिसीव करता है कमर्शियल बैंक से, उसको क्या बोलते हैं, बैंक रेट। तो लॉन्ग टर्म लोन पे जो इंटरेस्ट रिसीव करता है उसको अगर बढ़ा देगा, बैंक रेट को बढ़ा देगा, तो यहाँ पर मार्केट में जो पैसा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लोग लोन लेंगे ही नहीं, ठीक है। अगर मार्केट के अंदर मान लो पैसा कम है, आरबीआई चाहता है कि पैसा मेरे को बढ़ाना है, तो उस टाइम पे बैंक रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा। समझ में आया, बैंक रेट का क्या सीन है, अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है तो आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देता है, मार्केट में पैसा कम है तो आरबीआई बैंक रेट को कम कर देता है, ताकि लोन ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, बैंक रेट क्या होता है। चलिए अब इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, एन इंक्रीज इन बैंक रेट, बैंक रेट इंक्रीज होता है टू इंक्रीज इन कमर्शियल बैंक लैंडिंग रेट। अब बैंक रेट इंक्रीज करेंगे उससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। अब इससे क्या होगा भैया, इससे क्या होगा, लोग पैसा या लोन कम लेने लगेंगे, तो इससे मार्केट के अंदर जो पैसा है वो आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है, अगर बैंक रेट को हम बढ़ा देते हैं, मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा है, मनी सप्लाई आप कम करना चाहते हैं, तो क्या करो, बैंक रेट को बढ़ा दो। मार्केट के अंदर पैसा कम है, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो बैंक रेट को कम कर दो। दैट्स इट, क्लियर। बैंक रेट समझ में आया, क्लियर है सबको। नेक्स्ट समझो पॉइंट, नेक्स्ट है रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होता है इसको समझना, ये भी वही चीज है। पहले बैंक आरबीआई क्या कर रहा था, कमर्शियल बैंक को इधर, हाँ क्या डिस्कशन, पहले क्या बताया मैंने, आरबीआई कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म पे लोन दे रहा था, लेकिन अब लोन कैसे देगा, शॉर्ट टर्म पे लोन देगा। तो शॉर्ट टर्म लोन पे जो इंटरेस्ट आरबीआई को रिसीव होता है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म वाले को बोलते हैं क्या, बैंक रेट। शॉर्ट टर्म लोन पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसको क्या कहते हैं, रेपो रेट। याद रहेगा। तो यहां पर भी सेम केस है, अगर मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो रेपो रेट को बढ़ा देंगे, अगर मार्केट में पैसा कम होगा तो रेपो रेट को कम कर देंगे, ठीक है जी। तो इस हिसाब से चीजें चलती हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए।
अब बात करते हैं रिजर्व रेपो रेट। यही चीज बाकी आपको यहाँ पर डिटेल में लिख के दे रखा है कि पेपर में आपको क्या लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है रिजर्व रेपो रेट, इसको समझो जरा, ठीक है। ओके, क्या कहा जा रहा है, इट इज द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट। ओके, हाँ देख, तो क्या होता है, अब जैसे आप अपना पैसा बैंक में जमा करवाते हैं तो आपको बैंक क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। वैसे ही जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं वो अपना पैसा बैंक के अंदर जमा करवाते हैं, आरबीआई के अंदर जमा करवाते हैं आरबीआई को, तो आरबीआई उसके बदले इन लोगों को क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। पहले क्या पढ़ा, बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है बताओ, लॉन्ग टर्म लोन पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, बैंक रेट। फिर पढ़ा रेपो रेट। रेपो रेट क्या, शॉर्ट टर्म लोन पे जो आरबीआई को इंटरेस्ट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट। फिर क्या पढ़ा, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा जमा करवाते हैं उसमें आरबीआई क्या देता है, इंटरेस्ट देता है कमर्शियल बैंक को, उसको उस रेट को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट, जिस रेट पे भी इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, क्लियर पहले इतना। अब मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो इसका क्या सीन करना है हमको, मार्केट में अगर मान लो पैसा ज्यादा है, पैसा ज्यादा है और आप क्या करना चाहते हैं, आरबीआई क्या करना चाहता है, मार्केट में पैसा कम करना चाहता है, तो बताओ क्या करेंगे, क्या करेंगे, इंटरेस्ट बढ़ाएंगे कम करेंगे, उल्टा हो गया। यहाँ पर मार्केट में वहां पर पैसा ज्यादा था तो हमने इंटरेस्ट बढ़ाया, यहाँ पर क्या करेंगे, कम कर देंगे। अब कम करने से क्या होगा, क्या होगा कि कमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा है वो यहाँ पर जमा करवाने लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनको ब्याज ज्यादा मिल रहा है। कमर्शियल बैंक हमेशा क्या सोचता है कि मेरा फायदा होना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सारा का सारा पैसा किसको जमा करवा देगा, आरबीआई को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट कि क्या होगा, रिवर्स, मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो रिवर्स रेपो रेट को हम बढ़ा देंगे। अब अगर मार्केट में पैसा क्या है, मैं उल्टा बता रहा हूँ क्या, एक बार कंफर्म करने दो। ठीक है, ठीक। अगर मार्केट में पैसा कम होगा तो रिवर्स रेपो रेट को भी कम कर दिया जाएगा। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि जो कमर्शियल बैंक होंगे उनको भाई इंटरेस्ट कम मिल रहा है तो वो पैसा जमा करवाएंगे नहीं, वो सोच कहेंगे कि मैं लोन दूंगा लोगों को, लो लोन लो लोन लो। तो ये 3 पॉइंट पहले आपको क्लियर हुए, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। आगे बढ़े, ठीक है। अब इसके बाद आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है कि आरबीआई के पास ये अधिकार होता है कि आरबीआई गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स वगैरह जो होते हैं, सरकारी कंपनी के शेयर होते हैं, उसको वो बेच भी सकती है और खरीद भी सकती है, ठीक है। तो ये आरबीआई के पास ये अधिकार होता है, इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसको क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो अगर क्या करना है बताओ, मार्केट के अंदर आपको मनी सप्लाई घटाना है, क्या करना है, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को घटाना है, तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई ये सिक्योरिटीज किसको बेचता है, कमर्शियल बैंक्स को बेचता है, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा है तो वो मार्केट में पैसा ज्यादा घुमाएगा। कमर्शियल बैंक के पास पैसा अगर होगा तो वही तो मार्केट में क्या करेगा, पैसे को घुमाएगा ना। तो अगर कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा है तो आरबीआई उस केस में क्या करता है, कमर्शियल बैंक को सेल कर देता है सरकारी सिक्योरिटीज को। तो जब सेल करेगा पैसा किसके पास आ गया, आरबीआई के पास। अब सिर्फ कमर्शियल बैंक के क्या पास क्या पड़ा हुआ है, शेयर्स पड़े हुए हैं, पेपर पड़ा हुआ है, उसकी क्या, उसकी वैल्यू है, लेकिन पैसा तो किसके पास आ गया, आरबीआई के पास। पहला पॉइंट क्लियर। अब अगर मार्केट में पैसा ज्यादा करना है, भाई आरबीआई चाहता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा हो, तो वो कमर्शियल बैंक से जो भी सिक्योरिटीज है सरकार की, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उसको खरीद लेता है, शेयर्स वगैरह जितने भी वो खरीद लेता है। तो मार्केट में अब आरबीआई ने पेमेंट कर दिया है पैसे का, तो कमर्शियल बैंक के पास दोबारा पैसा आ गया, तो वो क्या करेगा, लोगों को लोन देने लग जाएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर हुए, 4 पॉइंट क्लियर एकदम। ओके, नाउ
अब हम क्या करते हैं, समरी देखो, समरी सिंपल है। हमने क्या पढ़ा, बैंक रेट अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, महंगाई ज्यादा है तो उस केस में बढ़ा देंगे और डिफ्लेशन की सिचुएशन में कम कर देंगे। इन तीनों केस में बढ़ेगा और बस इसमें क्या होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सरकारी सिक्योरिटीज को बेच दिया जाएगा और डिफ्लेशन के टाइम पे खरीद लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या यहां तक अगर अभी आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, समझ में आ रहा है, घुस रहा है भेजे में, किसी को कोई दिक्कत अभी तक? अगर आपने ऊपर के टॉपिक भी नहीं पढ़े ना तो भी ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज व्हाट, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर एसएलआर को अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि ये दोनों क्या होते हैं, किसके टाइप है, एलआरआर के ये टाइप होते हैं। ठीक है, तो यहां पर समझते हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखो सीआरआर एसएलआर में क्या हो रहा है सीन। सीआरआर एसएलआर क्या होता है ये मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ दोबारा से। बैंक आप क्या करते हो, बैंक में पैसा जमा करवाते हो तो उसमें से बैंक अपने पास क्या रखता है, कुछ भी परसेंट हिस्सा रखता है, बाकी का वो लोन दे देता है या आरबीआई में पैसा जमा करवा देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलआरआर। एलआरआर के भी दो टाइप होते हैं, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर क्या होता है, जो बैंक फिक्स्ड अमाउंट पैसा किसको देता है, आरबीआई को देता है, उसको बोलते हैं क्या, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। और एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है एज अ कैश रिजर्व। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एसएलआर। तो अब इसमें भाई इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का क्या सीन है बताओ। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का क्या सीन है जरा पढ़ के देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एन इंक्रीज इन, इसको एलआरआर पढ़ लो, रिक्वायरमेंट बाय आरबीआई रिड्यूस द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल। अगर हम एलआरआर को बढ़ा देते हैं, क्या किया मैंने, एलआरआर को बढ़ा दिया, तो इस केस में क्या होगा, यहां पर अभी ये 20% था, 20% से मैंने 40% कर दिया, तो क्या करना पड़ेगा, बैंक को, आरबीआई को पैसा या अपने पास पैसा ज्यादा रखना पड़ेगा, वो इस पैसे को खर्च नहीं कर सकता। समझ में आया बात, क्या कहा, आरबीआई के पास या कमर्शियल बैंक के पास मार्केट में पैसा ज्यादा, मार्केट में पैसा ज्यादा होने का मतलब कि बैंक के पास, कमर्शियल बैंक जितने भी हैं उनके पास पैसा ज्यादा है। अब आरबीआई चाहता है कि इस पैसे को मैं कम करूं, तो कैसे कम करेगा, यहाँ पर सीआरआर और एसएलआर यानी एलआरआर को बढ़ा देगा, तो कमर्शियल बैंक को अपने पास पैसा ज्यादा रखना पड़ेगा। समझ में आया, तो लोन अगर मैंने इसको 20% से 40% कर दिया तो लोन कितना परसेंट दे सकता है, 60%। तो क्या मार्केट में पैसा कम हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है, इससे मार्केट में पैसा क्या हुआ, कम हुआ, क्योंकि लोन अब ज्यादा नहीं दे पा रहा है कमर्शियल बैंक। ठीक है, अब अगर मान लो मार्केट में पैसा कम है तो बढ़ाना है, उस केस में इस एलआरआर को हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। 20% है, इसको 10% कर देंगे, तो और ज्यादा भर भर के क्या करने लगेगा, कमर्शियल बैंक लोन देने। समझ में आ रहा है, तुम्हारे चेहरे ऐसे बता रहे हैं कि भैया हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये वाला पॉइंट नहीं समझ में, बाकी ऊपर के समझ में आ गए। पहले इतना तो तुम्हें क्लियर है ना कि सीआरआर एसएलआर क्या होता है या उसको एलआरआर बोलते हैं। अब ये समझो, एलआरआर अभी भी तेरे को समझ में नहीं आया, हाँ समझो ध्यान से, मैंने क्या कहा, अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है, क्या है, मार्केट में पैसा ज्यादा है, तो उस केस में एलआरआर को बढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं। अब इससे बढ़ाने का क्या फायदा हुआ, इस ये होता क्या है, एलआरआर वो पैसा है जो कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है। ठीक है, तो अगर 1000 रुपए बैंक के पास है तो वो कितना रुपए रखेगा अपने पास, 400 रुपए अपने पास रखेगा, बाकी लोन दे देगा। पहले लोन वो दे रहा था 800 रुपए का, लेकिन अब कितना दे रहा है, 600 रुपए का। तो क्या मार्केट में पैसा कम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब यही चीज अगर मार्केट में पैसा कम है, ज्यादा करना है, तो इस एलआरआर को मैं क्या कर देता हूं, कम कर देता हूं। तो इसको मैंने 5% कर दिया,
तो पहले बैंक कितना लोन दे पा रहा था, 800 रुपए का, लेकिन अब कितना दे सकता है, 950 रुपए का लोन। तो मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया। तो ये अब क्लियर हो गया पॉइंट। तो मंदी जब होती है यानी इन्फ्लेशन के टाइम पर एलआरआर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और डिफ्लेशन के टाइम पर एलआरआर को कम कर देता है आरबीआई। देख रहे हो कैसे आरबीआई पैसा मार्केट के अंदर कंट्रोल कर रहा है, सारा कंट्रोल आरबीआई के पास है। नाउ अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ऊपर के जो हमने पॉइंट पढ़े वो थे क्वांटिटेटिव मेजर्स। कौन से मेजर्स थे, क्वांटिटेटिव मेजर्स, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, क्वालिटेटिव मेजर्स। तो क्वालिटेटिव मेजर्स को समझिएगा कि क्या क्या होते हैं। पहला है यहाँ पर मोरल सुएशन। मोरल सुएशन क्या होता है, पहले ये सब, नैतिक दबाव इसको बोला जाता है हिंदी में। इट मीन्स परसुएशन एंड रिक्वेस्ट बाय सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक्स टू फॉलो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल। तो यहाँ पर आरबीआई क्या करता है, जो जितने भी कमर्शियल बैंक से रिक्वेस्ट करता है कि जो आरबीआई ने पॉलिसी बनाई है उसको फॉलो करे, ठीक है। तो मोरल सुएशन में क्या करता है भाई अगर कोई बैंक, आरबीआई देखता है कि कोई बैंक बहुत ज्यादा लोन पे लोन दिया जा रहा है, तो उसको थोड़ा लेटर वेटर लिख के बातचीत करके बोलता है कि तुम ऐसा मत करो। लेकिन अगर वो नहीं करता है, फिर भी नहीं मानता है, तो उसके ऊपर थोड़ा दबाव बनाया जाता है, नैतिक दबाव हम वो ऐसे बोल सकते हैं। जितनी भी ऊपर आपने चीजें पढ़ी उनमें से कुछ ना कुछ वो कर देता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, सरकार तुम्हारे ऊपर दबाव डालती है अलग अलग तरीके से, वैसे ही आरबीआई कमर्शियल बैंक जैसे, हाँ, बैंक तुम्हारे से जबरदस्ती क्या करता है, तुम चाहे पैसा मार्केट में, हाँ मार्केट में नहीं, तुम्हारे बैंक में कम से कम 5,000 रुपए होने चाहिए, ठीक है। अगर कम होगा तो पैसे कट करने लग जाएगा, ये बेसिक चीज है। जीरो बैलेंस अकाउंट का केस अलग है, लेकिन अगर नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं किसी बैंक में, तो कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है, तुम्हारे ऊपर दबाव डाल रहा है कि तुमको 5,000 रुपए मेंटेन करके रखने ही है। तो इसी टाइप से आरबीआई भी कमर्शियल बैंक के ऊपर दबाव डालता है कि बेटा ऐसा नहीं करना है तेरे को, ठीक है। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के टाइम पे वो आरबीआई कुछ भी नैतिक दबाव डाल सकता है कमर्शियल बैंक के ऊपर, वो आरबीआई के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बस आप ये समझ लो मोरल सुएशन क्या है, कि आरबीआई रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप अपना जो भी सीन है उसको ठीक कर लो, वरना फिर हम आप पे अच्छे से केस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। समझो अब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड अमाउंट ऑफ लोन। यानी कि जब आप लोन लेने जाते हैं तो क्या होता है बताओ, फ्री में लोन दे देता है बैंक आपको, उसके बदले में आपको कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि सपोज मान लीजिए आप लोन लेने गए हैं, तो लोन की वैल्यू कितनी है, 1,00,000 रुपए आपको लोन मिल रहा है, तो आपको 1,40,000 रुपए का आपने सिक्योरिटी जमा करवाया। तो इसमें से इसको जो हमने माइनस किया, इसको हम जो बोल रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, 40,000 रुपए। दिस इज व्हाट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्लियर। जो हम लोन का अमाउंट है उसमें से सिक्योरिटी की वैल्यू को माइनस करने पे जो कीमत आती है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन। क्या यहां तक क्लियर। अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के केस में हम क्या करते हैं, तो इन्फ्लेशन के केस में इफ मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज देन बोरोइंग में कम डाउन। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या कर दे, आरबीआई बढ़ा दे, आरबीआई बोलने लगे कि अब आपको सिक्योरिटी ज्यादा रखनी है। अभी तो आपको अगर 1,00,000 रुपए का लोन लेना है तो 1,40,000 रुपए की सिक्योरिटी आपको जमा करवानी पड़ेगी, ठीक है। अब आरबीआई ने कहा कि चलो 1,00,000 रुपए का लोन लेना है तो तुम्हें 2,00,000 की सिक्योरिटीज जमा करवानी पड़ेगी। तो क्या कोई पागल व्यक्ति होगा वो लोन लेने जाएगा, तो लोन लेने नहीं जाएंगे। तो ये हो गया, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया। अब अगर मार्केट में पैसा कम करना है आरबीआई को, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगा, तो उससे लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, ठीक है। तो ये होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग क्या होता है समझो। क्रेडिट रेशनिंग मींस इम्पोजिंग लिमिट एंड चार्जिंग हायर और लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सिलेक्टिव सेक्टर्स।
तो क्रेडिट रेशनिंग में क्या होता है, कुछ सिलेक्टिव सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जहां पर इंटरेस्ट ऑफ लोन जो है वो आरबीआई फिक्स करता है, ठीक है, आरबीआई है उसकी लिमिट्स फिक्स कर दी जाती है कि इतना आपको लेना है, ठीक है। जैसे कि होम लोन पे आपका फिक्स होता है, हम ये सपोज कर रहे हैं, जैसे कि होम लोन पे फिक्स है कि 8% ही करना, 8% से ज्यादा आप नहीं ले सकते ब्याज। एजुकेशन लोन पे आप 5% से ज्यादा नहीं ले सकते। कार लोन पे आप 5% से ज्यादा ब्याज नहीं ले सकते। तो इससे क्या है, ये जब लिमिट आरबीआई लगा देता है तो वो कमर्शियल बैंक को मानना ही पड़ता है। तो इस हिसाब से आपका क्या, क्यों नहीं पता चलेगा, पब्लिक पागल है क्या, इंटरनेट नाम की चीज नहीं है पब्लिक के पास। ठीक है, क्या ये अभी तक आपको पॉइंट समझ में आया या नहीं आया। और ये देखो, ये जो क्रेडिट रेशनिंग में ये जो लिमिट फिक्स होती है ये हर बैंक को माननी पड़ती है, अगर कोई नहीं मानता है तो आरबीआई उस बैंक को स्वाहा, ठीक है। तो ये आपके अभी, हाँ चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। लास्ट एक पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट एक्शन। देखो डायरेक्ट एक्शन में सुन लो बात मेरी, डायरेक्ट एक्शन एक लास्ट पॉइंट है। तो डायरेक्ट एक्शन में अगर पैसा वैसा कम करना है तो आरबीआई फिर डायरेक्ट एक्शन लेता है, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे भी आरबीआई एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो वो आरबीआई कुछ भी कर सकता है इस केस में, आरबीआई के पास ये अधिकार है, ठीक है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। अब देखो इसमें से भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्रेडिट कंट्रोल के बारे में, तो तुमको बोल देगा कि क्वांटिटेटिव मेजर्स बताइए, क्वांटिटेटिव मेथड को बताइए, या फिर बोल देगा कि क्वालिटेटिव मेथड को बताइए, या फिर बोल देगा कि क्या, कि क्रेडिट कंट्रोल के बैंक रेट और रेपो रेट या रिजर्व रेपो रेट को एक्सप्लेन करो। तो अब आप पागल हो जाएंगे उस केस में, तो इसलिए आपको ये टॉपिक्स पता होने चाहिए। और इस टॉपिक के भी ये जो पॉइंट है अंदर, आपको अभी पता चल गया डिटेल में कि हमने पढ़ा क्या, मार्केट में पैसा ज्यादा है कम है उसको हमें कैसे हैंडल करना है। तो इसी टाइप से आपको यहाँ पर लिख के भी आना है। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लैंग्वेज में भी आपको कुछ ऐसे वर्ड यूज करने हैं जो यहाँ पर वर्ड्स दे रखे हैं, उस वर्ड को एज इट इज आपको यूज करना है, ठीक है। सेंटेंस में आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन कुछ मेन वर्ड जो होते हैं वो एज इट इज आपको यूज करनी चाहिए। इसीलिए आपको वीकली टेस्ट, डेली टेस्ट और क्वेश्चंस के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अब आपके पास सुन लो, ये 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं और लेकर आना है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है जी।